बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग टू मलिक शाज़ाइब। और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये सीखा था सीक्वेंस क्या होता है, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है, और आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है और उसके बाद उसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, जिसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, और इसको हम जीपी लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। जी से ज्योमेट्रिक, पी से प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें हम कंसेक्टिव जो नंबर्स होते हैं उनको अगर हम डिवाइड करें तो सेम नंबर आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें, ये एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, तो इसमें मैं कंसेक्टिव नंबर्स वो होते हैं जो अगट्ठे होते हैं, तो अगट्ठे नंबर्स को डिवाइड करता हूँ तो आप देखना सेम नंबर आएगा। तो ये देखो 2 और 1 है, तो हम 2 डिवाइडेड बाय 1 करते हैं तो क्या आया 2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इन दोनों का जब हमने डिवाइड किया तो ये क्या आया 2 आया। उसके बाद 4 और 2 है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4 और यहाँ पे लिखते हैं 2 इज इक्वल्स टू। तो अब देखो यहाँ पे 2 1s are 2 और 2 2s are 4, क्या आया मेरे पास 2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये इसका भी जो हमने जब इनको डिवाइड किया तो 2 ही आया। उसके बाद 8 और 4 है, तो हम 8 को और 4 को अगर डिवाइड करते हैं तो 4 1s are 4 4 2s are 8, क्या आया 2। तो यहाँ पे भी 2 ही आया। इसी तरह 16 और 8 यहाँ पे हैं, लिखता हूँ 16 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा 8 1s are 8 और 8 2s are 16, तो यहाँ पे क्या आ गया 2। तो इसका भी हमने जब डिवाइड किया तो 2 ही आया। समझ आ गई बात। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी कंसेक्टिव नंबर्स थे, जो अगट्ठी टर्म्स थी, अगट्ठे नंबर्स थे, जब हमने उनको डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आया सब में। समझ आ गई बात। तो इसको हम रेशो कहते हैं, कॉमन रेशो कहते हैं। कॉमन इसलिए क्योंकि जितनी भी कंसेक्टिव टर्म्स हैं सारी की सारी जब हम उनको डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर आ रहा है सब में, इसलिए कॉमन हो गया। और जब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड का मतलब हम इसको रेशो भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो 16:8, इसको हम ऐसे करके लिखते होते हैं 16 डिवाइडेड बाय 8। ये रेशो का मतलब फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हम रेशो ले रहे हैं, ये हम डिवाइड कर रहे हैं, इस वजह से ये जो नंबर आता है ना हमारे पास, अभी यहाँ पे देखो 2 आया है, इसको हम कॉमन रेशो कहते हैं। क्लियर। और इसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम एक एग्जांपल करते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। अच्छा, जिस तरह अरिथमेटिक सीक्वेंस का जनरल फार्मूला था उस तरह इसका भी जनरल फार्मूला है an, ठीक है। ये जो हमें टर्म फाइंड करनी होती है इज इक्वल्स टू ए हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, आर हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है। इसकी एग्जांपल करते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। तो ये देखें, ये हमारे पास एग्जांपल है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ। लेट्स सपोज आपने 11 टर्म फाइंड करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे A11 इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आर की पावर क्या है n-1 है, मतलब एक माइनस हो जाएगा यहाँ n जो भी है। यहाँ पे क्या था 11, तो यहाँ पे 10 आएगा। समझ गए बात। अब लेट्स सपोज आपको 100 टर्म फाइंड करनी है, तो A100 इज इक्वल्स टू ए आर की पावर जो यहाँ पे होती है उससे एक कम, ये n की पावर n अभी यहाँ पे 100 है ना, तो यहाँ पे 99 आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज मुझे 50 टर्म फाइंड करनी है, तो A50 इज इक्वल्स टू क्या है ए आर की पावर 49, यानी यहाँ पे जो होती है आर की पावर उससे एक कम होती है। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि जब आपको n की पावर नहीं दी गई होगी तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, और जब आपको n की पावर दी गई होगी तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। चलो दोनों की एक एक एग्जांपल करते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। देखो, फाइंड द 8th टर्म ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। कह रहा है कि ये आपके पास एक सीक्वेंस है, इसमें 8th टर्म है, वो फाइंड करके मुझे दिखाओ, ठीक है। तो आप देखो उसने n दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, n दिया हुआ है ना, बता रहा है कि कौन सी टर्म आपने फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि फार्मूला क्या है हमारे पास 8 टर्म फाइंड करने का, 8 इज इक्वल्स टू ए, और r क्या होगा अभी 7 यहाँ पे होगा। समझ गए बात। ओके, तो हम इसके अंदर फाइंड करते हैं। अब देखो मुझे a चाहिए, यहाँ पे तो मैं लिखता हूँ a की पावर 8 इज इक्वल्स टू, a क्या है सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। समझ गए बात। ओके, उसके बाद अब r क्या है, r देखो मैंने आपको बताया जो कंसेक्टिव टर्म्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो देखो r किसके इक्वल होगा, r इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 4। 12 डिवाइडेड बाय 4 क्या आ जाएगा हमारे पास जी, बताओ मुझे। 4 1s are 4 4 3s are 12, तो r किसके इक्वल आया 3 के इक्वल, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह उसकी ऊपर पावर क्या है 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगी पावर। उसके बाद a की पावर 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 की पावर 7 क्या होती है
तो ये अगर आप कैलकुलेटर से करें तो 2187 आ जाएगा, ठीक है। और a की पावर 8 इज़ इक्वल टू, अब 2187 को अगर कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करें 4 से तो ये आता है 8748। समझ आ गई है बात। तो ये हमें उसने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिया था, कहा था 8 टाइम फाइंड करो, तो इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो 8 टाइम है 8748 है। क्लियर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये कहता है कि विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज़ 1/8 इफ़ द फर्स्ट टर्म इज़ 4 एंड कॉमन रेशियो इज़ 1/2। तो जो हमें उसने डाटा दिया है वो अपने पास डाटा लिख लेते हैं यहाँ पे, r इज़ इक्वल टू 1/2। ये देखो r उसने 1/2 के इक्वल दिया है। कह रहा है फर्स्ट टर्म इज़ 4, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है a इज़ इक्वल टू क्या है 4 है। तो विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, विच का मतलब है कि ये वाली जो टर्म है वो कौन से नंबर पे पड़ी है। हमें n नहीं पता, हम यहाँ पे लिखते हैं n हमें नहीं पता, लेकिन उस नंबर वो नंबर नहीं हमें पता, लेकिन उस नंबर पे जो टर्म पड़ी हुई है वो क्या है 1/8 है, ठीक है 1/8 है। समझ आ गई। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें उसने n नहीं दिया तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अभी देखो n हमें नहीं ना पता, वो कह रहा है विच टर्म, यानी सीक्वेंस के अंदर कौन से नंबर पे कौन सी ये टर्म है, कौन से नंबर पे पड़ी हुई है। तो हम क्या करते हैं, अपने पास यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं an इज़ इक्वल टू ARn-1, ठीक है। अब an क्या है मेरे पास, देखो 1/8 वैल्यूज़ लिखते हैं। 1/8 इज़ इक्वल टू a क्या है मेरे पास 4, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। और उसके बाद r क्या है 1/2, तो ये मैं लिखता हूँ 1/2, ठीक है। और उसके बाद n तो मेरे पास है ही नहीं, तो इसी तरह लिख लेता हूँ n-1, ठीक है। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे देखो ये 4 यहाँ पे इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आके डिवाइड हो जाएगा। समझ गए मेरी बात। या हम इसको एक और भी काम कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे भी हम 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मैथ का ये रूल है कि जो काम करते हैं दोनों तरफ करते हैं। तो ये वाला 4 और ये वाला 4 तो आपस में कट गए ना, ठीक है। तो फिर आगे क्या होगा भाई, 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया, और 4 मल्टीप्लाई 8 क्या हो जाएगा 32 इज इक्वल्स टू, अब ये 4 तो ये 4 कट गया था, तो ये टर्म आ गई नीचे 1/2 की पावर n-1। बात समझ आ गई। ओके ओके, और उसके बाद अब देखो 1/32, इसको हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं 1/2 की पावर 5, क्योंकि ये सेम ही होता है, ठीक है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये 1 की पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 1 की पावर 5 तो 1 ही होता है, और 2 की पावर 5 कैलकुलेटर से आप चेक कर लो 32 होता है। समझ गए बात। तो इस वजह से 1/32 को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1/2 की पावर 5 करके लिख रहा हूँ। क्लियर है बात। ओके, तो इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं। ओके, इज इक्वल्स टू, अब ये 1/2 की पावर n-1। क्लियर। ओके, और उसके बाद अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जिसकी पावर है इसको हम बेस कहते हैं, और जो पावर होता है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। तो यहाँ पे देखो 1/2 की पावर है और यहाँ पे भी 1/2 की पावर है। तो जब इस तरह का केस आता है तो ये बेस कट जाती है, ये देखो यहाँ से भी कट गई, और सिर्फ पावर्स बचती हैं। ऊपर इसकी पावर क्या थी 5 इज इक्वल्स टू, और इसकी पावर क्या है n-1। समझ गए बात। अब यहाँ पे 5, यहाँ पे n1 माइनस हो रहा है, यहाँ पे आगे प्लस हो जाएगा इज इक्वल्स टू n। तो यहाँ पे क्या आ गया 6 इज इक्वल्स टू n। क्लियर होगी ये बात। तो हमारे पास n क्या आया 6। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये ज्योमेट्रिक जो सीक्वेंस था जिसमें r रेशियो 1/2 थी, जिसकी फर्स्ट टर्म 4 थी, 1/8 उसके अंदर 6 नंबर पे पड़ी हुई है। समझ आ गई। 6 टर्म इस सीक्वेंस की 1/8 है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड हमारी एग्जांपल है। क्वेश्चन हमें ये कहता है कि राइट द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस विद द पॉजिटिव टर्म्स whose second term is 9 and the fourth term is 1। कहने का मकसद है कि आपने एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लिखना है जिसकी उस सीक्वेंस की सेकंड टर्म हमें उसने दी है कि वो 9 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं a2 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है, एंड फोर्थ टर्म इज़ 1, तो a4 इज इक्वल्स टू 1। अभी हमने इसका ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लिखना है। तो आपको पता है a2 किसके इक्वल होता है, a2 इज इक्वल्स टू AR,
यानी यहाँ पे जो पावर होती है आर की उससे कम होती है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, तो आर की पावर 1 इज इक्वल्स टू 9। और ये क्या बनेगा, ए की पावर 4 इज इक्वल्स टू ए आर की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1। समझ गए मेरी बात। हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं और इसको भी यहाँ से मिटा देते हैं। हम आगे क्या करते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं ए आर क्यूब इज इक्वल्स टू क्या है 1 है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय ये क्या ए आर इज इक्वल्स टू क्या है 9, तो नीचे आ जाएगा 9। समझ गए मेरी बात। उसके बाद आगे क्या होगा, ये वाला ए इस ए से कट गया, ये वाला आर, अब यहाँ पे ऊपर देखो 3 आर थे, एक कटा है ना, एक कटा तो कितने बचे 2। समझ आई मेरी बात। ओके, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर का स्केयर बचा था इज इक्वल्स टू 1/9। अब इसको हम आगे कैसे करके लिख सकते हैं, 1/9 को 1/3 का होल स्केयर, क्योंकि स्केयर ओपन करेंगे तो सेम यही आ जाएगा। उसके बाद क्या है आर, देखो उसके बाद क्या है हमारे पास, यहाँ पे आर स्केयर है और यहाँ पे भी स्केयर है। तो जब स्केयर हमें ख़त्म करना होता है तो स्केयर ख़त्म कैसे करते हैं, अंडर रूट लेते हैं इस तरफ भी, अंडर रूट लेते हैं इस तरफ भी। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या वैल्यू हुई, आर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/3। अब देखो प्लस माइनस 2 वैल्यूज़ आ रही हैं आर की। क्वेश्चन में ऊपर आते हैं, क्वेश्चन में देखो उसने क्या लिखा है, सीधा सा कह रहा है कि पॉजिटिव टर्म्स आपने लेनी है। समझ गए मेरी बात। तो फिर r इज इक्वल्स टू 1/3 था ना, हमारे पास r की क्या वैल्यू आएगी, r इज इक्वल्स टू 1/3। पॉजिटिव वाली लेनी है, नेगेटिव वाले को छोड़ देंगे। हमें r की क्या वैल्यू मिली 1/3। क्लियर। ओके, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इस सारे को यहाँ से इरेज करता हूँ। मेरे पास तो वाइट बोर्ड है ना, आपके पास तो लिखा रहेगा। ओके, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपने पास r की वैल्यू क्या आई है 1/3। ठीक, अब मुझे a की वैल्यू चाहिए। जब भी हमें सीक्वेंस फाइंड करना होता है ना, हमें a चाहिए होता है और एक हमें r चाहिए होता है। तो r तो मिल गया, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ r इन 1, यानी इस r की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये देखो ये a था तो ये a आ गया, ये r है इसकी जगह 1/3 लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब a इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 27। तो क्या समझ आई आपको, r की वैल्यू आपके पास क्या आई है 3 आई है और a की वैल्यू हमारे पास 27 आई है। यहाँ पे लिख लेते हैं a इज इक्वल्स टू 27। क्लियर। ओके, तो अब हमने क्या करना है जी, सीक्वेंस बनाना है। तो पहली 2 3 4 जो टर्म्स हैं वो फाइंड कर लेते हैं अपने पास। तो पहली तो टर्म क्या आएगी जी हमारे पास, a इज इक्वल्स टू 27, पहली टर्म तो उसने खुद ही दे दी है। अच्छा, a2 इज इक्वल्स टू वो उसने क्वेश्चन में दी हुई है कि 9 है। ठीक है जी, और a3 किसके इक्वल होगी, a r का स्केयर। a4 किसके इक्वल होगी जी, a r का क्यूब। समझ गए हो। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, इज इक्वल्स टू a की क्या वैल्यू है 27 और r की क्या वैल्यू है 1/3, तो ये 1/3 का होल स्केयर इज इक्वल्स टू a की वैल्यू थी 27 और r की क्या वैल्यू थी 1/3, तो 1/3 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे हम इसको होल क्यूब कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं यहाँ पे अपने पास। तो देखो जी, इज इक्वल्स टू 27 इंटू 1/3 की क्या वैल्यू होती है जी का होल स्केयर, तो ये क्या है 1/9। ठीक है, और इज इक्वल्स टू 27 इंटू 1/3 का होल क्यूब है, तो इसको ओपन करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो यहाँ पे 27 आ गया। ठीक है ना। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो ये कट जाएगा, यहाँ पे 9 1 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27 इज इक्वल्स टू क्या आया जी 3 आया मेरे पास यहाँ पे, 27 1 ज़ार और 27 1 ज़ार, तो क्या आया 1। तो मेरे पास सीक्वेंस फिर क्या बन रहा है, फर्स्ट टर्म क्या है 27, सेकेंड टर्म क्या है 9, थर्ड टर्म क्या है मेरे पास जी 3, फोर्थ टर्म क्या है 1,
फिर कोमा लगा के आप 201 कर दो। तो हमने क्या करना था, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड करना था, तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इस तरह करके आपको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ सीक्वेंस की, कि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। सीक्वेंस की देखो मैंने आपको क्या एग्जांपल दी थी, क्या आप डेफिनेशन बताई थी कि एलिमेंट्स को जब हम एक लाइन में लिस्ट डाउन करते हैं, तो जो हाँ हरे मैंने आपको C++ के लेक्चर्स में पढ़ाई है, उसमें क्या बताया था कि वेरिएबल्स को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ के जब हम लिखते हैं ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, उसको अरे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, ये लेट्स सपोज एक वेरिएबल का बॉक्स है, दूसरी वेरिएबल का बॉक्स है, तीसरे वेरिएबल का बॉक्स है, चौथे वेरिएबल का बॉक्स है। तो देखो इस बॉक्स के अंदर क्या होगा, कोई एलिमेंट आएगा, इसके अंदर भी एलिमेंट आएगा, इसके अंदर भी एलिमेंट आएगा, इसके अंदर भी एलिमेंट आएगा। तो लिस्ट ऑफ एक एलिमेंट बन गई है ना। दूसरी क्या डेफिनेशन, दूसरी बात क्या थी कि एक लाइन के अंदर लिखी है। तो देखो एक लाइन के अंदर लिखनी हो रही है, अरे ये अरे होती है। तो ये अरे जो है एग्जाम्पल है सीक्वेंस की, समझ आइए आपकी बात। तो ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस तरह करके यूज़ होती है। तो आई होप आप लोगों को आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।